नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। मैं आपका साथी भवन लहरिया। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं करने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिर 12वीं के बाद क्या किया जाए। 12वीं के बाद में किस प्रकार का अध्ययन किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए या कौन सा डिप्लोमा किया जाए जिससे विद्यार्थी रोजगार से जुड़ जाए। ये एक आम प्रश्न रहता है विद्यार्थियों का। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में 12th के एग्जाम दिए हैं या पूर्व 12th पास आउट है, ऐसे विद्यार्थी अगर ये चाहते हैं कि 12th के बाद क्या किया जाए या उनके पास में बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है, तो आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं एनसीईटी एग्जाम 2026 के बारे में। एनसीईटी क्या है, कौन दे सकता है, परीक्षा में क्या आता है, ये परीक्षा देने का फायदा क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम को कौन आयोजित करता है, एनसीईटी का सिलेबस क्या है, किस कोर्स में प्रवेश मिलता है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका आवेदन कब किया जाता है, एनसीईटी की तैयारी कैसे करें, इससे कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, यानी कि एनसीईटी 2026 की पूरी जानकारी देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 12वीं के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जैसा आप यहां देखने वाले हैं, हमने अभी बात की है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो हमने ये सारी अभी हमने चर्चा की, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके साथ साथ में आप जो लास्ट बिंदु देख रहे हैं, एनसीईटी वर्सेस सीयूईटी, यानी एक विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या 12वीं करने के बाद एनसीईटी का कोर्स करना चाहिए या सीयूईटी का। इन दोनों में विद्यार्थियों के लिए बेस्ट क्या है। आज मैं लास्ट में इसके बारे में दोनों की तुलना करते हुए इसके बारे में बताऊंगा। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आपको एनसीईटी और सीयूईटी दोनों के जो फर्क है, दोनों में बेस्ट क्या है, इसका अंदाजा हो सके और इसके बारे में आप जानकारी ले सकें। तो आगे अपन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर एनसीईटी क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होती है जो 4 वर्षीय आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं। यानी कि अगर आप 12वीं के बाद टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और आप बीएड करना चाहते हैं, तो ये 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं एनसीईटी के द्वारा। इस एग्जाम को कौन करवाता है, तो इसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करता है। इस परीक्षा के माध्यम से आप बीए बीएड कर सकते हैं, आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, आप बीकॉम बीएड जैसे 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन मिलता है। यह कोर्स एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आयोजित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसको समझा है और जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप भविष्य में आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही आपके आपके सामने यूं समझिए कि बेहतरीन विकल्प है एक। अब देखिए, इसकी जो मुख्य मुख्य डेट है अपन इसकी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहाँ थोड़ा सा इसको देखिए। सबमिशन जो एप्लीकेशन है ये आप यहाँ देख रहे हैं, 12 फरवरी से इसका एग्जाम जो फॉर्म है ये शुरू हो गया था। 12 फरवरी से 10 मार्च तक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 8 मार्च हो गया है। अभी भी आपके पास में वक्त है, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप जितना हो सके उतना जल्दी 10 मार्च तक रात को 11:50 PM तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। लास्ट जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो 11 मार्च है, ठीक है। करेक्शन करने की जो डेट है वो है 12 मार्च से 14 मार्च 2026 तक। अब एग्जाम कहाँ होगा इसकी वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इनके साथ एडमिशन की जानकारी भी आपको वेबसाइट पर दी जाएगी। एग्जाम कब होगा ये महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम कब होगा, इसका जो एग्जाम है ये 17
अप्रैल 2026 को फ्राइडे के दिन होगा। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट पर दिख जाएगी। ये इसकी वेबसाइट है, अगर आपको दिख रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। nta.ac.in है, और दूसरी वेबसाइट है exams.nta.nic.in या NCET, ये इसकी वेबसाइट है। आप यहाँ जाकर भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए इसकी फीस क्या लगने वाली है। फीस की भी अपन बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी फीस लगने वाली है 1200। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपकी फीस लगने वाली है 1000। अगर आप SC, ST, PWD, PWBD या थर्ड जेंडर है तो आपकी जो फीस है वो लगने वाली है 650 रुपये। ज़्यादा कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये किस बेस पर होने वाला है। एग्ज़ाम तो है ये कंप्यूटर बेस पर होने वाला है, CBT है। ठीक है, जो टेस्ट का पैटर्न है ये एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों 13 लैंग्वेज है। इन 13 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में जो आप ऑप्शन भरेंगे उस भाषाओं में आपको ये पेपर मिलेगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस इसमें भाषाएं आएगी, डोमेन सब्जेक्ट आएगा। डोमेन सब्जेक्ट जो है ये क्लास 12th के आधार पर है, जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट है वो एक डोमेन सब्जेक्ट है। इनके साथ साथ में जनरल टेस्ट होगा और इसके साथ साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। इसको अपन आगे और थोड़ा समझने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे समझ लेंगे। आगे देखिए, अब इसमें ये जो कोर्स है ये कोर्स किस प्रकार से होने वाला है, इसको यहाँ थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। इसको यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ समझने की और आवश्यकता है। क्या है, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो एग्जाम है ये एग्जाम 4 प्रकार का होता है। जो इसके अंदर कोर्स मिलता है वो 4 प्रकार से मिलता है। नंबर 1 है फाउंडेशन। ठीक है, जो फाउंडेशन है इस फाउंडेशन के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो फाउंडेशन जो कोर्स अगर आप लेते हैं, देखिए आप जैसे ही एनसीटी का एग्जाम देते हैं उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है, एग्जाम के साथ फॉर्म में आता है शायद, या जिस समय आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट होती है उस समय आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको अगर आप फाउंडेशन स्टेज पे जाते हैं तो आप प्री स्कूल टू ग्रेड 2 यानी आप कौन सी क्लास तक पढ़ा सकते हैं, आप दूसरी क्लास तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर लेते हैं प्री पैरेटरी लेते हैं, प्री पैरेटरी स्टेज पे जाते हैं तो प्री पैरेटरी स्टेज जो है ये क्लास 3 से लगाकर 5 तक है। ठीक है, ये है 3 से 5 तक। फिर आप मिडिल स्टेज पे जाते हैं तो आप क्लास 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं। ये 6 टू 8 तक हो गया है। और लास्ट ऑप्शन जो है ये है प्यारे विद्यार्थियों सेकेंडरी स्टेज। आप बीएड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सबसे ज़्यादा ये इसी ऑप्शन को चुनना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें 9 टू 12 तक है। आप 9 से लगाकर 12 तक अगर आप सेकेंडरी स्टेज लेते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस स्टेज को लेते हैं तो इससे पहले वाला जो स्टेज है आप इसके लिए भी एलिजिबल हो, तो आपको सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन को चुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यहाँ इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ इसको डिटेल से समझिए। सबसे पहले देखिए ये जो एग्जाम होता है ये 4 सेक्शन के अंदर होता है। तो सीईटी का एग्जाम है ये 4 सेक्शन के अंदर होता है एनसीईटी का। ठीक है ना, ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ए सेक्शन के अंदर क्या आता है, तो ए सेक्शन के अंदर आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है। ये लैंग्वेज फर्स्ट और ये लैंग्वेज सेकेंड, इसमें आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और 2 लैंग्वेज के अंदर पर्सन कुल कितने आएंगे, पर्सन कुल आएंगे 23 में से आपको कितने करने हैं, 20 करने हैं। सेकेंड जो सेक्शन है इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट आएंगे। डोमेन का मतलब जो आपके 12वीं के अंदर विषय थे उन विषयों को आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कम से कम 3 डोमेन लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 3। वैसे डोमेन कुल सभी इसमें दी हुई लिस्ट के अंदर 3 डोमेन आपको, क्योंकि 12वीं के अंदर 3 डोमेन होते हैं, वैसे सीधी बात है, तो आपको 3 डोमेन लेने पड़ेंगे। जैसे आप आर्ट्स के हैं तो आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इसमें से कोई भी आप 3 ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर कुल पर्सन आएंगे 28, और 28 में से आपको 25 करने हैं। फिर जो तीसरा सेक्शन है ये है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट के जो पर्सन आएंगे ये 28 आएंगे, और 28 में से आपको कितने करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 25 करने हैं। जो चौथा सेक्शन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है, और इसके अंदर 23 पर्सन आएंगे, और 23 में से आपको 20 करने हैं। ऑल अगर देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों जो कुल प्रश्न आते हैं ये आते हैं 181, 81 आते हैं, 181 आते हैं। इसमें से आपको करने कितने हैं, 160 पर्सन करने हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये 4 सेक्शन के अंदर पेपर आता है। नेक्स्ट देखिए, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन
पेपर। अब जो क्वेश्चन पेपर है इसका पैटर्न क्या रहने वाला है इसको देखिए। हालांकि हमने अभी बात की है, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता ताकि दोनों चीजें आ जाए साथ में। हाँ अब देखिए इसको, परीक्षा पैटर्न हमने अभी बात की है कि इसमें एक लैंग्वेज आएगी, दो लैंग्वेज है, तो दोनों लैंग्वेजों में 23-23% आएंगे और दोनों में 20-20 करने हैं। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके 23% आएंगे, इसमें से 20 करने हैं। जो जनरल टेस्ट है इसमें से 28% आएंगे, 28 में से आपको 25 करने हैं, हमने पहले बात कर ली है। डोमेन सब्जेक्ट जो है इसमें 3 है, ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, 3 डोमेन है, तीनों में 28-28% आएंगे और आपको इसमें से कितने कितने करने हैं, 25-25 क्वेश्चन करने हैं। अब कुल क्वेश्चन संख्या जो है ये 181 आने वाली है, इसमें से आपको कितनी करनी है, 180 करनी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप सारे समझ गए होंगे। और आगे देखिए, अब 160% करने के लिए आपको कुल समय कितना मिलेगा, तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ 180 मिनट मिलेंगे, मैंने हाईलाइट कर रखा है 180 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सिलेबस फॉर टेस्ट हमने हालांकि इसकी बात कर ली है, ये सिलेबस लैंग्वेज का, डोमेन सब्जेक्ट का, ये जनरल टेस्ट का और टीचिंग एप्टीट्यूड के चारों सेक्शन यहाँ दे रखे हैं। चारों सेक्शन को आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे यहाँ दे रखा है। देखिए ये लैंग्वेज है, आपको कोई 2 लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, ये डोमेन सब्जेक्ट है, इस डोमेन सब्जेक्ट में आपको कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। जनरल टेस्ट है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है और जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये सारे सारे इसके अंदर आने वाला है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर भी आने वाला है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड में साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ये सारे पर्सन यहाँ इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये हमने पहले बात कर ली इसकी। अब इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता जो है वो प्यारे विद्यार्थियों 12वीं पास है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट, यानी आगे अगर आपने 12वीं का दिया है तब भी ठीक है, और 12वीं के इक्वल अगर कोई दूसरा एग्जाम दिया है तो भी ये मान्य है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि देयर इज नो एज लिमिट, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। आपने अगर 12वीं कर ली है तो कभी भी आप एनसीईटी का एग्जाम दे सकते हैं और इसके माध्यम से आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब इसका एग्जाम का शेड्यूल क्या, हालांकि हमने इसकी पहले भी बात कर ली है कि 17 अप्रैल 2026 को एग्जाम होगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस पर होगा, कुल मिनट आपको 180 मिलने वाले हैं, ये हमने पहले भी बात कर ली है। मार्किंग स्कीम क्या है, थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है। मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्किंग स्कीम क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इसके 4 नंबर जुड़ते हैं। अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो -1 होगा, 1 नंबर माइनस होगा। अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो कुछ नहीं होगा, 0 नंबर होगा उसका। तो ये ध्यान रखना, माइनस मार्किंग है, और अगर सही देते हैं तो 4 नंबर आपके जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं अपन कि ये एग्जाम देने का फायदा क्या है। कई विद्यार्थियों की प्रश्न रहता है कि सर इसका फायदा क्या है। इसका बहुत अच्छा फायदा है कि अगर आप एनसीईटी के द्वारा बीएड करते हैं तो एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, और इसके साथ साथ में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटियां मिलती है। जो आप सीयूटी के माध्यम से जो जो कोर्स करते हैं, जिन जिन जो यूनिवर्सिटियां मिलती है वो सारी यूनिवर्सिटियां इसके अंदर संलग्न में है। जैसे अपन देख रहे हैं कि ये लिस्ट है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की है, स्टेट यूनिवर्सिटियों की है, और जो इंस्टीट्यूट है इनकी यहाँ लिस्ट दी रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग अलग राज्यों की लिस्ट है, आप अपने राज्य की लिस्ट को आराम से देख सकते हैं। मैं जैसे अगर मोस्ट जो पॉपुलर यूनिवर्सिटियां है इनकी बात करता हूँ, तो दिल्ली में देखिए यहाँ 6 नंबर में मैंने देखा है। दिल्ली देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ साथ में 7 नंबर पर भी है दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी यहाँ दे रखी है, BR अम्बेडकर के बारे में। फिर 9 नंबर देखिए, ये उत्तर प्रदेश की है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। फिर आप 16 नंबर देखते हैं तो ये भी एक प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये भी दिल्ली की टॉपर यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली की जो टॉपर यूनिवर्सिटियाँ हैं, दिल्ली की नहीं ऑल ओवर जो इंडिया की बात करते हैं, तो जो टॉपर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारी इसके अंदर शामिल है। अब राजस्थान की बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल कॉलेज यहाँ संलग्न है। यहाँ देखिए, ये राजस्थान की 19 नंबर आप देख रहे हैं। ये यहाँ आप देखोगे तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर रोड अजमेर, ये अजमेर में है। और इसके अंदर कोर्स क्या करना, आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ये अप्रूवल कोर्स दे रखा है यहाँ, ये इसको आपको देखना है कि इसके अंदर कौन सा कोर्स किया जाता है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, इसके अंदर कौन सा कोर्स किया जाता है। तो अगर आप राजस्थान को चुनते हैं, अजमेर को चुनते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ देखिए, ये BA BEd है और इसके साथ साथ में BSc BEd भी है। इसके अंदर ये स्टेज कौन सा है, सेकेंडरी स्टेज है। इसके अंदर सीटें कुल कितनी है, एक यूनिट का मतलब 50 सीटें होती है। तो इसके अंदर अगर आप BA BEd करते हैं तो 50 सीटें हैं, और अगर आप BSc BEd करते हैं तो 100 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद में और देखिए, राजस्थान के अंदर एक और है, ये राजस्थान 23 नंबर की है। ये जो राजस्थान की है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और ये है बनाड़ सिंदरी, ये बनाड़ सिंदरी, ये भी अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ में है। ठीक है ना, किशनगढ़, इसके अंदर BSc BEd होती है, और सेकेंडरी स्टेज है, इसके अंदर 50 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये 2 हो गई हैं, आगे और भी है।
यहाँ 43 नंबर देखिए आप, अगर आप 43 नंबर देखते हैं तो यहाँ और आपको दिल्ली में मिलती है। दिल्ली में कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। संस्कृत मैरिज, ये यहाँ दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। ये फिर यहाँ दिल्ली की है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की है, ये दिल्ली की है। गुरु गोविंद सिंह। तो देश की जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटियाँ हैं ये सारी सारी आपको बीएड करवाती है। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। आगे मैं इसकी दोनों की तुलना करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ राजस्थान को देखिए, राजस्थान के अंदर यहाँ एक और है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गोपालपुर, ये बाईपास, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये जयपुर के अंदर है। इसके साथ में और देखिए आगे, यहाँ देखिए ये सारे देश की जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, वो सारी यहाँ दे रखी हैं जो एक प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संलग्न है। यहाँ आप अपने अपने राज्यों की देख सकते हैं, राज्य वाई लिस्ट दे रखी है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं कि देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपको बीएड करवाती है, और ये सारी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ प्यारे विद्यार्थियों। ये आप यहाँ देखिए, सारी सारी बहुत सारी है इसके अंदर। मैं अगर एक एक का नाम पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप इसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने जो मोस्ट पॉपुलर है उनको ही केवल हाईलाइट किया है। ठीक है, यहाँ और देखिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जामिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये है दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज की है ये। तो मतलब जितने भी मोस्ट यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारी इसके अंदर शामिल है। फिर देखिए ये 172 पर है, उत्तर प्रदेश में है, ये है श्री राम कॉलेज। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये 174 पर है, ये उत्तर प्रदेश की है, और ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर कौन कौन से कोर्स करवाया जाता है ये सारे यहाँ कोर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और सीटें भी यहाँ लिखी हुई है, आप पीछे इसकी सीटें भी देख सकते हैं। और अगर किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स करके बता दें, मैं आपको वहाँ से जानकारी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये सारी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप देख सकते हैं इसको आराम से। ये 223 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है ना, 223 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसके अंदर कोई ना कोई बीएड का या यूँ समझ लीजिए कि बीएससी बीएड का है, बीकॉम बीएड का है, या बीए बीएड का है, कोर्स करवाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी देखते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। एग्जाम की जो सिटी है, सेंट्रल सिटी है, ये कौन कौन सी रहने वाली है। तो ये आप राज्य वाइज देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग सूचियाँ दे रखी है, अलग अलग शहर दे रखे हैं। अपन राजस्थान की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के वो जिले हैं जहाँ यूँ समझ लीजिए कि आपके एनसीईटी एग्जाम का सेंटर आता है। तो राजस्थान की ये वाली सारी है। ठीक है ना, मैंने यहाँ से लगे तो पहले से इसको हाईलाइट कर रखा है, 24 तक है। अब देखो कहाँ कहाँ है। अजमेर के अंदर सेंटर है, अलवर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, सीकर में है, श्री गंगानगर में है, उदयपुर में है, और हनुमानगढ़ में है। ये सारे सारे वो जिले हैं जहाँ पर सेंटर आता है। तो आप इन सेंटरों को ले सकते हैं और यहाँ एग्जाम देने जा सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये वो सेंटर सिटी है। अब अपन ये समझते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। विद्यार्थी आखिर ये कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्या किया जाए, एनसीईटी या आईटीईपी के माध्यम से बीएड करें या इनके साथ साथ में सीयूटी में जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको एनसीईटी वर्सेस सीयूटी के बारे में बताने वाला हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं, तो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसको मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि आखिर क्या देने से आपको क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं क्राइटेरिया का, उसके साथ साथ में एनसीईटी क्या है और सीयूईटी क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है तो हमने पहले भी बात की है। एनसीईटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और सीयूटी की है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इन दोनों को कौन करवाता है? कंडक्ट बाई कौन करवाता है? तो दोनों को एनटीए करवाती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। अब इस दोनों में कोर्स क्या क्या है इसको समझना प्यारे विद्यार्थियों बहुत जरूरी है। कोर्स क्या है? अगर आप एनसीईटी करते हैं तो इसमें आप बीए बीएड कर सकते हैं, आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, आप बीकॉम बीएड कर सकते हैं। ठीक है ना, इनकी डिग्री ले सकते हैं। और अगर आप सीयूटी करते हैं तो इसमें आप केवल क्या सकते हैं? केवल बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई है इनके कोर्स की बात। अब इसका ड्यूरेशन कितना रहने वाला, समय कितना लगेगा। अगर आप बीएड करते हैं, बीएससी बीएड करते हैं, या यूँ समझ लीजिए बीए बीएड करते हैं तो इसमें 4 साल लगने वाले हैं। ठीक है, और आप अगर डिग्री करते हैं तो इसमें 3 साल लगने वाले हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब देखो एडमिशन किस प्रकार से मिलता है। एडमिशन जो है ये एनसीईटी स्कोर जो 64 यूनिवर्सिटियां हैं इसमें स्कोर पर मिलती है। इसमें सबसे देश की जो मोस्ट यूनिवर्सिटियां हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज, इसके अंदर आपको प्रवेश मिलता है। ठीक है, और अगर आप सीयूटी के माध्यम से देखते हैं तो इसमें क्या मिलता है? सीयूटी स्कोर 300 प्लस यूनिवर्सिटियां हैं, इसके अंदर आपको प्रवेश मिलता है। दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता जो है, ये 12वीं पास प्लस कम से कम 50% अबव आपके होने चाहिए और 12वीं पास होने चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थी इसमें फायदा क्या है, अभी आगे आप बात करते हैं कि दोनों से फायदा क्या है, दोनों में किस में फायदा है, विद्यार्थियों को किस में जाना चाहिए।
यहाँ देखिए, इस चीज़ को अपन और क्लियर करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हम बात करते हैं कि मीडियम क्या है, तो दोनों का मीडियम जो है, दोनों में 13 प्लस लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों में 13 प्लस लैंग्वेज है। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस लगभग दोनों का सेम है। अगर आप एनसीईटी में जाते हैं तो इसके 4 सेक्शन हैं, ठीक है, और हमने इससे पहले चारों सेक्शनों की बात की है कि एनसीईटी के अंदर 2 भाषाएँ आएगी सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 के अंदर 3 डोमेन आएँगे और सेक्शन 3 के अंदर जीटी आएगा, जो जनरल टेस्ट है, और सेक्शन 4 के अंदर यूँ समझ लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो इसके 4 सेक्शन हो गए हैं, ठीक है। और अगर अपन सीयूटी की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं। इसमें 3 सेक्शन कौन-कौन से आ गया है? एक भाषा आ गई है, ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट आ गए हैं दूसरे सेक्शन के अंदर, और तीसरा जो भाग है उसके अंदर आ गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, और इसके 4 सेक्शन की हमने पहले भी बात कर ली है। अब इसमें अगर आप आफ्टर यूजी या आईटीईपी, तो इसके बाद क्या है? अगर आप यूँ समझ लीजिए कि एनसीईटी से बीए बीएड कर लेते हैं, तो 1 साल के अंदर आप पीजी कर सकते हैं। कितना फ़ायदा देखो, 1 साल में आप पीजी कर सकते हैं और 1 साल में आप एमएड भी कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका यहाँ 1 साल फिर बच रहा है। 1 साल के अंदर पहले आपने 1 साल पहले बचा लिया है कि आपने 4 साल के अंदर बीए भी कर ली है और बीएड भी कर ली है, तो 1 साल वहाँ बच गया है। अब अगर आपने कंटिन्यू एनसीईटी से बीए बीएड की है, तो आप 1 साल के अंदर पीजी कर सकते हैं, और 1 साल के अंदर आप पीजी नहीं करते और एमएड करते हैं, तो एमएड भी कर सकते हैं। तो 1 साल के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर आपके पास में 3 डिग्रियाँ आ जाती हैं। कितना फ़ायदा है। और सीयूटी में अगर आप करते हैं तो इसमें 2 साल, अगर आप पीजी करते हैं तो पीजी के 2 साल लगेंगे, और अगर आप बीएड करते हैं सीयूटी के बाद में, तब भी इसमें कितने साल लगेंगे? 2 साल लगेंगे। तो ज़्यादा फायदा किसमें है प्यारे विद्यार्थियों? एनसीईटी के अंदर है। मैं तो ये मानता हूँ, ये कहता हूँ कि अगर आपने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है या 12वीं के आपने एग्जाम देने के बाद में अगर विचार नहीं किया है, तो आंख बंद करके आपको एनसीईटी का फॉर्म भर देना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो है, अगर आप मिड सेशन के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है कि मैं छोड़ देता हूँ, या घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई हैं और आपने इसको छोड़ दिया है, तो एनसीईटी में अगर आप बीच में छोड़ते तो इसका क्या फ़ायदा है? अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया है, तो आपको 1 साल का सर्टिफ़िकेट मिलेगा। देखो कितना फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। 1 साल किया है, तो 1 साल का भी आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, सर्टिफ़िकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल किया है, 2 साल के बाद आपने छोड़ दिया है, तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है? डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल किया है और 3 साल के बाद में आपने छोड़ दिया, क्योंकि इसकी अवधि 4 साल की है, आपने 3 साल के बाद में इसको छोड़ दिया है, तो क्या होगा? आपको सीयूटी की 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। यदि आपने यूँ समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन कर ली है, तो ग्रेजुएशन की आपको यहाँ डिग्री मिल जाएगी। मतलब कोई भी साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपने 4 साल तक आप डटे रहे और आपने एनसीईटी का पूरा कोर्स कर लिया है, तब यहाँ क्या फ़ायदा होगा? तो देखो 4 साल के अंदर आपको ड्यूल डिग्री मिलेगी। ये देखो ड्यूल डिग्री मिलेगी। ड्यूल डिग्री का मतलब क्या है कि एक तो आपको बीएड की डिग्री मिलेगी और एक आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आप सीयूटी के अंदर जाते हैं, आपने 1 साल के बाद छोड़ दिया, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद छोड़ दिया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल पूरा करने के बाद में भी अगर आप बीएड करते हैं, तो उसके 2 साल लगते हैं। तो कुल मिला के अगर दोनों की तुलना की जाए, तो आपकी सीयूटी की तुलना में जो एनसीईटी है, मैं समझता हूँ कि ये बेटर है। ठीक है? अब जॉब के क्या यहाँ अवसर बनते हैं? अगर आपने एनसीईटी से ग्रेजुएशन की है और बीएड की है, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने ही कैंपस के अंदर बहुत सारे जो अच्छी लेवल की कॉलेज हैं, अच्छे लेवल की कोई स्कूल है, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और अपने ही कैंपस के अंदर इंटरव्यू बेस पर वो आपको जॉब दिलाते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं, आप मास्टर डिग्री भी पा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आपने अगर एनसीईटी से ये ग्रेजुएशन और बीएड की है, तो उनको वहीं जॉब मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और अगर आपने सीयूटी के माध्यम से की है, तो इसमें केवल आप मतलब टीचर के अलावा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जॉब नहीं है। यहाँ आपको यहाँ आपको डायरेक्ट जॉब के चांस ज़्यादा बनते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा स्कोप मिलने के चांस रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आपने अभी हाल ही में 12वीं की है या लास्ट ईयर भी 12वीं की है और अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आज 8 तारीख हो गई है, 10 तारीख तक एनसीईटी के फॉर्म भरे जाएँगे। आप 10 तारीख तक एनसीईटी के फॉर्म भरकर मैं तो समझता हूँ कि इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस 12वीं लेवल का ही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा सिलेबस है नहीं। आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसका सिलेबस सेम है, और आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसका सिलेबस सेम है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी तुलना में अगर सीयूटी की तुलना आप करें एनसीईटी से, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बेटर है। और अगर आपका भविष्य में शिक्षक बनने का कहीं भी थोड़ा-सा भी कोई मानस है, तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको आँख बंद करके एनसीईटी का फॉर्म भर देना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, आप कोई
अलग आपका कोई दिमाग के अंदर कोई दूसरा टारगेट है, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपको सीओटी का एग्ज़ाम देना चाहिए और इसमें प्रवेश ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज इस सेशन को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।